बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट। आज का हमारा जो टारगेट है वो हम करेंगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको जो इशू आ रहे हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और पेंशन मॉड्यूल के ऊपर हम ट्रेनिंग करेंगे और गो थ्रू करेंगे हम मूवेबल इमूवेबल एसेट को, और साथ हम बिलिंग के जो 3 मॉड्यूल है उन्हें एक दो ओवरव्यू करेंगे जिसको कुछ प्रॉब्लम होगी ताकि वो दूर हो जाए। तमाम सिस्टम को हम सिफर से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जाएंगे। उसका फ्लो क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी हायरार्की क्या है, किस क्यों इस तरह से किया गया, गवर्नमेंट की क्या डायरेक्शन थी इसके पीछे जो इसको इस तरह हमने किया, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फंड ट्रांसफर की तरफ आते हैं कि लोगों को इस वक्त 2 चीज़ें जो है मेन है जिनके ऊपर उन्हें प्रॉब्लम तो आ रही है। एक है फंड ट्रांसफर, दूसरा OSD पोस्ट के तहत जो सैलरीज जनरेट करनी है वो सैलरीज कैसे जनरेट करनी है। सबसे पहले हम OSD की मैं स्क्रीन को ऑन करता हूँ, वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम सेकेंडली ऑप्शन हमारी होगी कि OSD की सैलरी कैसे बनेगी। उसके अलावा कोई आपके क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको लोगों ने कॉल्स करनी है, आपने उन्हें ट्रेन करना है, डिस्कस करना होगा आपसे। तो हम पहले सबसे पहले OSD की तरफ हम आते हैं, फंड ट्रांसफर की तरफ। कैश बुक में गया है, कैश बुक में हमारा फंड ट्रांसफर है, A2 है फंड ट्रांसफर अकाउंट टू अकाउंट। ठीक है, अकाउंट टू अकाउंट हमने क्लिक किया। इसमें 2-3 चीजें हैं इसमें है। एक ये है कि आप अपने ही किसी अकाउंट से जर्नल से डेवलपमेंट या डेवलपमेंट से जर्नल में करना चाहते हैं। जो जर्नल और डेवलपमेंट अकाउंट है वो आपकी जर्नल कैश बुक का पोर्शन है, वो किसी और कैश बुक का पोर्शन नहीं है। आप अगर उनमें आप शफल करेंगे पैसे तो आप जर्नल कैश बुक जब भी निकालेंगे तो आपकी रेड एंट्री होगी। AR45 जब निकालेंगे ना तो वो प्लस हो रहे होंगे ना ही वो माइनस हो रहे होंगे वहां पे पैसे। आप AR45 जब यहाँ से शफल करेंगे चेक कीजिएगा। अगर हम वहां से जनरल कैश बुक से अकाउंट किसी को सिलेक्ट कर लेंगे कि इस अकाउंट से पैसे निकाले या किस में गए, तो वहां पे वो डेबिट क्रेडिट हो रहे होंगे, आपको शो हो रहे होंगे वहाँ प्लस और माइनस कंट्रोल जो रनिंग टोटल है वहां पे नजर आ रहा होगा। अगर हम कोई अकाउंट बैंक अकाउंट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये एक रेड एंट्री होगी, ना तो प्लस हो रही होगी ना माइनस, डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा होगा और वो आपका बैलेंस स्किप हो गया, आगे कंटिन्यू बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जर्नल और डेवलपमेंट 2 अकाउंट्स की, क्योंकि 2 अकाउंट्स हमारी जर्नल कैश बुक है। अगर आपके पब्लिक अकाउंट्स हों, पब्लिक अकाउंट्स कौन से हैं, लोग आप काफी सवाल कर रहे होते हैं यूजर में। पब्लिक अकाउंट है आपका पेंशन अकाउंट और सिक्योरिटी अकाउंट, वो आपके पब्लिक अकाउंट कहलाते हैं, वो जनरल कैश बुक का पोर्शन नहीं है। वो 2 सेपरेट कैश बुक है। जो आज मैं अभी कह रहा था हम ट्रेनिंग करेंगे, स्टार्ट में मैंने बताया पेंशन कैश बुक हम आज ट्रेनिंग करेंगे। पेंशन कैश बुक सेपरेट कैश बुक है, सिक्योरिटी कैश बुक सेपरेट कैश बुक है। इन दोनों को पब्लिक अकाउंट कहते हैं। एक सिंकिंग अकाउंट होता है, एक स्पेशल अकाउंट होता है। मतलब कि 6 किस्म के अकाउंट हैं जो बैंक मतलब हर एलजीज में होते हैं। एक अकाउंट के अंदर मल्टी अकाउंट हो सकते हैं, जर्नल है हो सकता है एक नहीं 10 अकाउंट जर्नल हो, डेवलपमेंट के 6 अकाउंट हो एलजीज की। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो इनके जर्नल के मेरा 20 के करीब अकाउंट है और डेवलपमेंट के भी मेरा 16 के करीब अकाउंट्स हैं। हर एलजीज के डिफरेंट अकाउंट हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक एक तो लाजमी है हर अकाउंट। छोटी एलजीज उनका एक एक ही होगा, ज्यादा नहीं होंगे। इसमें ये तो हो गया डेवलपमेंट टू जनरल, जनरल टू डेवलपमेंट। या फिर आप पेंशन में पैसे भेजना चाहते हैं, पेंशन में भेजेंगे। अगर पेंशन में या किसी और कैश बुक में पैसे ट्रांसफर करेंगे वो आपके कैश बुक में माइनस हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो चेक किसी और को दे दिया। आपके पैसे पेंशन में कम हो गए, आपने पेंशन पे करनी थी तो आप फंड ट्रांसफर से गए, जनरल अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिया, कुछ चेक का नंबर दिया, डेट दी, करंट बैलेंस दिया आपने। सबसे पहले आ जाता है आपकी टाइटल। टाइटल में आप डालेंगे कि ये क्यों करना चाह रहे हैं, उसमें रीजन क्या थी। अब डालेंगे, जारी बात है उसमें लिखेंगे कि पेंशन अकाउंट में पैसे कम थे और पेंशन इसमें आगे पे करनी थी। वो एक अप्रूवल होती है और जो अप्रूवल हुई वो सारी डिटेल डालेंगे। अप्रूवल का जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था फिजिकली, वो किसने स्टार्ट किया, किसने उसे फाइनल अप्रूव किया, सेकंड मैन, थर्ड मैन और LFA लास्ट पे। कौन से फाइनेंशियल ईयर से हुआ, कौन से बजट से आप कर रहे हैं, किस अकाउंट से पैसे आप वहां से उठाना चाह रहे हैं, और उसका चेक नंबर देंगे जिस अकाउंट से पैसे उठा रहे हैं, डेट देंगे, उस अकाउंट में उस वक्त करंट बैलेंस क्या था जब वो उठा रहे हैं, कितना पैसा आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। बाकी रिमेनिंग आपको शो कर देगा। फिर है कि किस अकाउंट में डालना चाहते हैं, ये सिक्योरिटी अकाउंट आ गया, पेंशन अकाउंट आ गया। निकाल हम इन अकाउंट से रहे हैं, डाल हम इन अकाउंट्स में रहे हैं। अगर मैं पेंशन या सिक्योरिटी कर देता हूं तो वो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारी AR45 पेंशन कैश बुक और सिक्योरिटी कैश बुक या पेंशन कैश बुक हमारी जनरल कैश बुक का पोर्शन नहीं है। हमारी जनरल कैश बुक 2 कैश बुक के ऊपर स्टैंड करती है। एक PCP है जो PMDFC एक रनिंग PCP प्रोजेक्ट कर रही है, वो भी जनरल कैश बुक का पोर्शन है। वो जनरल कैश बुक में शो हो रहा है। अगर वहाँ पे हम सिर्फ PCB अकाउंट को सिलेक्ट कर लें, वो 16 सिटी में रन हो रहा है,
तो वो सिर्फ पीसीबी की कैश बुक को दिखा देगा टोटल इसमें कितने पैसे रिसीव हुए और इस साइड से कितने कितने हमने यूज किए। अगर इन दोनों अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से माइनस करके इन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। जिनमें आप ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ पे उनकी बैलेंस क्या है और उसके बाद उसका बैलेंस क्या हो जाएगा आने के बाद। सेकेंडली इसी के थ्रू हम डील करेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट या किसी और एलजीज को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। जारी बात है जब आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आप रीजन ऊपर देंगे क्यों कर रहे हैं, डीसी ने आपका पोर्शन आपको वापस करना है, या आप किसी एलजीज में आपकी कोई एडीपी स्कीम मर्ज हो गई है उसको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। डिफरेंट सिनेरियो आते हैं, उसमें आपने कितने किस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और आपका बैंक कौन सा है, चेक नंबर क्या है, डेट और उसमें बैलेंस क्या था, कितने पैसे कर रहे हैं। ये है कि एक एलजी से किसी और एलजीज में, तो ये अदर, ये देखिए अदर एलजीज अकाउंट अदर, ये बजाय कि हम 10 दफा डालें, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ चाहता हूँ कि अदर 4 एलजीज हैं, अदर एलजीज उसका नाम, अदर एलजीज उसका, चारों का नाम लिखना चाहता हूँ ताकि मेरा सेग्रीगेट हो जाए, तो वो आपकी मर्जी है। ये अदर एलजीज जो है ये आपका डलेगा सेटअप में जाके बैंक अकाउंट में, यहाँ पे डल रहा होगा बैंक अकाउंट में हम नया अकाउंट डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 एलजीज हैं और चारों को सेपरेट करना है और नाम उसके नेम टाइटल उसका नेम ही हो, वो आप 4 दफा वहां पे डाल दें कि ये टाइटल वाइज आ जाए। अदरवाइज आप एक ही डालेंगे, एक में ही चारों को हिट कर देंगे, क्योंकि जनरल कैश बुक के ऊपर आपके ये टाइटल प्रिंट हो रहा होता है। यहाँ से आपको ये पता चल जाता है ये चेक किस एलजीज को आपने ट्रांसफर किया है, कितनी अमाउंट का था, किस डेट को किया है। तो अदर देन करेंगे तो ये भी हमारी उससे माइनस हो जाएगा जनरल कैश बुक से, और ये मतलब चेक जारी बात उसकी अकाउंट में जाएगा, वो अपने अकाउंट में दोबारा रिसीव करेगा, वो डालेगा ये मेरी, वो उसकी जिस एलजी में जा रहा होगा वहाँ की ये इनकम शो हो रही होगी, यहाँ से ये एक्सपेंस शो हो रहा होगा, डेबिट क्रेडिट होगा दोनों साइडों पे। दूसरा है कि हमारा जो है बैंक का, अगर बैंक चार्जेस को आते हैं वो उसके लिए कोई चेक इशू नहीं होता, हम बैंक चार्जेस को डायरेक्ट डील करते हैं। तो ये बैंक चार्जेस है हमारे, पेमेंट बैंक चार्जेस, ठीक है, पेमेंट में 3rd नंबर पे है बैंक चार्जेस। इसको डील करेंगे तो ये हम सिलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, टाइटल कौन सा है, डीडीओ कौन सा है। डीडीओ सारी बात है सीओ या एमओएफ में पैसे रखे होते हैं उन्होंने, अभी हम किसी को देख लेते हैं यहाँ से। रिवाइज 1 भी आ चुका है, रिवाइज 2 भी आ चुका है कि अकाउंट्स काफी बना दिए लोगों ने, वो आगे आगे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे बैंक फी का अकाउंट है, ये वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाता है बैकएंड पे। इन्होंने इसमें पैसे नहीं रखे हुए, शायद सीओ में रखे हो, अगर इन्होंने पैसे रखे हो तो यहाँ पे बैलेंस आ जाता है, साइड में इतना बैलेंस बकाया है, इस साइड से आप यूज कर रहे हैं। रीजन क्या है, बैंक फी है, एनुअल चार्जेस है, कोई चेक वेरिफिकेशन की फी है, चेक स्टॉप की फी है, या अदर कोई चार्जेस है जो आप डालना चाह रहे हैं। अभी जो बात हो रही थी उससे हम ये भी डील कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, तो वो भी इसमें से हम कर सकते हैं कि वो अकाउंट से निकल रहे हैं, लेकिन इसमें वो रिमार्क्स नहीं है। अगर इसमें रिमार्क्स में ऐड कर दूं तो जो अभी बात हो रही थी कि जो अकाउंट से पैसे उठा लिए जाते हैं गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन, जैसे कि गवर्नमेंट वगैरह चेंज होती है कि सारा पैसा एडीबी का उठा लो, तो इनके लिमिटेड पैसे एस्टेब्लिशमेंट के इनके अकाउंट में रहने दो। अगर यहाँ पे मैं एक रिमार्क्स का टेबल दे दूं और उसको कैश बुक के ऊपर प्रिंट करवा दूं, तो आपका ये सारा केस जो है ये डील कर लेगा कि किस अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे हेड आ रहे हैं, किसी हेड से पैसे आ रहे हैं। फंड ट्रांसफर आपका वो बैलेंस आ रहा होता है जो अकाउंट में पड़ा होता है, यहाँ पे किसी हेड के पैसे हैं, तो हेड से ये रीजन है, कोई भी रीजन उसे आप कर लें, बैंक फी कितनी उसने चार्ज की है, बैंक डेट क्या जब उसने चार्ज की, ये हम देख रहे होते हैं जब हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए बैंक की हम मंगवाते हैं पूरी बैलेंस शीट जो मंगवाते हैं स्टेटमेंट वगैरह, उससे हम ये देख रहे होते हैं, उससे देख के उस डेट को हमने वही डेट को फीड करना है जिस डेट को जितनी फी वो काटी गई है। सेकंड जो सबसे ज्यादा हमारी कॉल्स आ रही हैं वो आ रही है कि ओएसडी को हमने कैसे डील करना है। ओएसडी पोस्ट वो है जो जिसकी डेथ हो जाती है तो एक ओएसडी पोस्ट क्रिएट की कर दी जाती है, तो उसके जो फैमिली है या उसका उसकी वाइफ है या उसकी फैमिलीज या उसको हो सकता है मियाँ बीवी दोनों थे, उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे छोटे थे, उनके अकाउंट नहीं है, तो गार्डियन को पैसे देने हैं, तो वो एचआर में सारी डिटेल एचआर में डलेगी। आपको कोई कॉल आती है कि हमने ओएसडी की सैलरी डालनी है, उन्हें कि आप अपना सारा डाटा HRIMS एक सेपरेट मॉड्यूल है जो PITB का है, इसमें क्लियर कर दो, इसके 2 मॉड्यूल हमारे साथ अटैच है, एक है HRIMS, एक है ADP।
इनको हम डील नहीं करें, इन्हें पीएटी भी डील कर रहा है। उन्हें कहीं आप अपना डाटा जो है ओएसडी का है वो HRMS में डाल दें, वहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, वहाँ पे सिलेक्शन है, क्लिक कर सकते हैं, सन है, डाटर है, या जो भी आपको भी लिखना चाहते हैं वहाँ पे सारी सिलेक्शन है, आप फील्ड वहाँ पे बनी हुई है, आप डाटा डाल सकते हैं। जहाँ वहाँ डाटा डल जाएगा तो आपका यहाँ डाटा शो हो जाएगा। यहाँ पे जब हम सैलरी बढ़ा रहे होंगे तो सैलरी उस पर्सन की बनेगी जो ओएसडी हुआ है। यहाँ पे वो चेंज नहीं हो जाएगा कि उसकी जहाँ पे कोई नया बंदा आ गया, यहाँ पे वो बंदा खुद ही शो हो रहा है। प्रोसेस सारा उस बंदे से ही हो रहा है, और जाते जाते जो ओएसडी होगा वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करके हम ओएसडी की जिनकी डेथ हुई है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे आगे चलेंगे? एचआर आपने पहले देखा हुआ था सैलरी कैसे बनती है। अगर किसी को नहीं पता दोबारा बता दे, मैं दोबारा क्लिक करके बता दूं कि सैलरी कैसे जनरेट होती है। किसी को क्वेश्चन आ तो बता दीजिए, मैं बता दूं कि सैलरी कैसे एचआर की प्रोफाइल बनती है। एचआर लिस्ट को क्लिक करेंगे, डिटेल पे क्लिक करेंगे, उसकी वहाँ पे सारे हम उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के हेड है, उसकी अलाउंसेस के हेड है, उन्हें काफ़ी है जो ऑटो है, जो कुछ ऐसे हेड है जहाँ पे हमने मैनुअल टाइप करना होता है। यहाँ पे मैं मुल्तान बिहाड़ी और बिहाड़ी एमसी को ले लेता हूँ। यहाँ पे वो पर्सन मुझे शो हो जाएंगे जो ओएसडी पोस्ट के हैं, जिनकी डेथ हुई है। उसमें डाटा ही नहीं डाला हुआ, या डाटा डाला होता ओएसडी का तो यहाँ पे मेरे पास शो हो जाता है। उसमें एडिट करता और उसमें बता देता है कि इसमें सैलरी किस में जा रही है, वो कितनी सैलरी जा रही है, मुझे शो हो जाती है। तो आज इसके ऊपर वैसे ट्रेनिंग भी थी हमारी, वो हम ट्रेनिंग करेंगे तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कौन सा ओएसडी पोस्ट है हमारी। डाटा डाला होता है यार, हमारे पास 3-4 लोग जितने ओएसडी पोस्ट के होते हैं वहाँ शो हो जाते हैं। उसमें हम एडिट करते हैं, वहाँ पे हमें उसकी फैमिली शो हो जाती है जो उसने डाली हुई है HRMS में। वहाँ में हमने उसे पकड़ना था, कोई एक आधे हेड को डाल देना था, या हम ऐसा करते हैं HR में जाके एक ओएसडी पोस्ट में डाटा डाल देते हैं, वो चेंज करने के बाद में। लाइव मॉड्यूल चल रहा है हमारा वैसे तो। ये हमारे साथ एक्टिव एम्प्लॉय थे, ये आ गया, ये आ गया एक बंदा, इसी ले लेते हैं हम। इसकी यहाँ से डिटेल डाल देंगे। इसका बैंक, इसका डला ही कुछ नहीं होगा, अगर डला होता तो ये आ जाता। इसका अकाउंट होगा उस वक्त का, कोई उसका कोई इसका अपना होगा जो उस वक्त डला हुआ था जब ये सैलरी ले रहा था। मैं कहता हूँ ये मैं जनवरी से मैं क्रिएट कर देता हूँ इसकी प्रोफाइल। तो मैं इसमें कोई डाल देता हूँ स्टाफ, डाल दिया। मैं तो हाउस रेंट इसका स्मॉल सिटी है, एम फिर PhD डिग्री भी हो सकती है। पेंशन इसका 40% है, जो होगा वो आप वही क्लिक करेंगे। ग्रुप इंश्योरेंस कुछ का देना है तो ठीक है, कोई अदर डिडक्शन है, पर्सनल पे, कोई अलाउंस, कोई भी चीज़ और देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आधी कोई एंट्री और डाल देते हैं। ये सारे हेड है उनके, जो उनके हेड मौजूद होते हैं। 96 हेड पड़े हुए हैं हमारे पास। ये वाले ऊपर वाले सेपरेट है। मैं कहता हूँ ये 2-3 चीज़ें डालनी और मैंने कैलकुलेट कर दिया। ये मेरे पास उसकी आ गई 16 था टोटल। अज्यूम किया कि 16,000 है, पता नहीं कितनी वो खुद ही सेट कर लेगा, कैसे अपडेट कर देगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब ये मेरे पास आ जानी चाहिए लास्ट पे, यहाँ पे मैंने कंट्रोल दबा के सेपरेट खोल लिया टैग। इस तरह इनकी बाकी की अगर मैं डालना चाहूँ तो वो भी डाल सकता हूँ कि कौन कौन से हैं जिनका मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये जो एम्प्लॉई है इसकी अगर फैमिली उन्होंने ना डाली हुई तो वहाँ पे शो नहीं होगी, तो मीन्स कि उसकी सैलरी वहाँ पे रुक जाएगी। और फैमिली मैंने पहले कहा कि ये HRMS में डलनी है, यहाँ पे फैमिली या डाटा नहीं डलता है, यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल डाटा को हम देख रहे होते हैं, उसके फ्लो को, प्रोसीजर को देख रहे होते हैं, किसको कितना पोर्शन हमने डिवाइड करना है। वो एज पर गवर्नमेंट या कह रहे एज पर डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि जब एक से ज्यादा लोगों को जा रहा होता है तो अदालत के थ्रू हो रहा होता है कि ये जो पोर्शन है ये 3 लोगों को डिवाइड होना है, और वो वहां से डिवाइड करके देते हैं।
अगर एक को भी जाना, लेकिन ये प्रोसीजर जो OSD पोस्ट है ये अदालत के थ्रू से आती है कि अब इसकी जो पैसे हैं इसकी इस वाइफ को देने हैं या इस बच्चे को देने हैं या इनका केयर टेकर है जिसको ये पैसे डिलीवर होने हैं। मैसेज कर दे तो शायद जल्दी आ जाता, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बिहाड़ी MC बिहाड़ी वो प्रोसीजर से नहीं गुजारा हमने, वो आ तो गया लेकिन हमने से अभी प्रोसीजर से नहीं गुजारा। इसकी डिटेल में जाएंगे, चलिए उसकी डाला ही कुछ नहीं है, फैमिली नहीं है, नेम है, बैंक है, बैंक ब्रांच है, बैंक अकाउंट है, यहाँ पे उसकी फैमिली की डिटेल आनी थी, इसको पैसे देने थे, उसने फैमिली नहीं डाली। मीन्स कि जब तक ये फैमिली नहीं डालेगा OSD की सैलरी डिलीवर नहीं होगी। जब तक वो पैसे उसकी वाइफ ने लेने हैं, उसके किसी बच्चे ने लेने हैं, या कोई फैसिलिटेटर है या कोई उसका और थर्ड पर्सन है जिसको पेमेंट करनी है, जब तक वो HRMS में डाटा नहीं डालेगा या शो नहीं होगा, अगर शो नहीं होगा तो इसका पेरोल रुक जाएगा, पेमेंट नहीं होगी। किसी का कोई सवाल है OSD के ऊपर तो दोबारा कर ले, क्योंकि ये कॉल सबसे ज्यादा आनी है, ये सबसे मेन काम है जो FMS का, जिसकी वजह से सैलरी रुकी हुई है। एक फंड ट्रांसफर है, दूसरा ये है, ये दो चीजें लोगों को अभी हाउ नाउ नहीं है, लेकिन ये कि एक डेढ़ माह में ये ट्रेंड हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, कि जब तक HR में डाटा नहीं डलेगा, शो नहीं होगा तो पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि इस बंदे को तो पेमेंट होनी नहीं है, इस बंदे की पेमेंट होनी है इसके रेफरेंस के किसी और बंदे को, सैलरी इसी की या डेजिग्नेशन इसका है, क्योंकि ये रिटायरमेंट तक ये ऐसी रहेगा और इसके कन्वेंस लोन को काट लिया जाए, बाकी इसके लोन्स वगैरह मौजूद होते हैं, जो इंक्रीमेंट लगता है इसी को लगता है, लेकिन पेमेंट किसी और को हो रही होती है। ये दो चीजें मेन थी। अब हम आ जाते हैं पेंशन की तरफ, पेंशन से स्टार्ट करेंगे हम, पेंशन मॉड्यूल से। ये हमारा पेंशन मॉड्यूल, ये हमारे आइकॉन पड़े हुए हैं बाहर, ये सारे यहाँ से जाओ, यहाँ से हमसे लिंक करके जा रहे हैं, ये हमारा पेंशन मॉड्यूल का आइकॉन है, यहाँ से क्लिक किया तो हमारा ये ओपन हो गया। अब सबसे पहले क्या है कि हम इसमें भी बैंक डालेंगे, उसका जो पेंशन है उसकी कितनी कितनी पेंशन है, ये कैशबुक के लिए यूज होती है कि उसके लिए जितने चेक लिखे हुए हैं, अगर किसी ने लिखे हैं तो कितने लिखे हैं। मैं LCS पेंशन की खोल लेता हूँ कि मेरे पास कोई है तो कितने चेक लिखे हैं किसी ने इस पेंशन में। बिहाड़ी इस फाइनेंशियल ईयर में जो चेक लिखे हैं, दिसंबर में वो चेक लिखा था इन्होंने, लगी हुई है, इतने चेक लिखे हुए हैं इसको, ये पेंशन के चेक आ रहे थे सारे के सारे, या फिर पेंशन कैश बुक है। ये जो पोर्शन मैं ऑपरेट कर रहा हूँ ये इसकी इनकम का पोर्शन है। जो लोग जॉब कर रहे हैं इस वक्त लाइव है, काम कर रहे हैं, उनका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन कटता है वो पेंशन कैश बुक की इनकम होती है, इनकम साइड लाती है। जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उनकी पेंशन जो डिडक्शन हो रही होती है वो कैश बुक की इनकम साइड है। जो लोग रिटायर हो चुके हुए हैं उनको हम पेमेंट कर रहे होते हैं वो हमारी एक्सपेंस साइड है। यहाँ से जो चेक लिखे गया मशहूर होते हैं, हमें उसे किस दिन हमारी बैंक में डिपॉजिट हुए, किस अकाउंट में सेलेक्ट हुए, तो डेट क्या थी वो डाल के हम सेव कर देंगे तो हमारी इनकम साइड बन जाएगी। बजट है, हम पेंशन का बजट यहाँ से डाल सकते हैं, जिस तरह हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का बजट डालते हैं सेम इट इज उस तरह इसका बजट है और अप्रूवल है, वही चीज है। बैंक अकाउंट जिस तरह हमने फाइनेंस में बैंक अकाउंट डाले उसी तरह इसमें हमारे बैंक अकाउंट डाल रहे होते हैं, उसी तरह सेम ही चेकबुक डाल रही होती है, चेकबुक लिस्ट आ रही होती है, ऐड करनी है या पर्थ कोई हमारी कैंसिल होगी, क्यों कैंसिल हुई है, रीजन क्या थी, ये सारी वही चीजें हैं जो FMS में आ रही है। अब हम आ जाते हैं इसकी पेंशन की तरफ। चेकलिस्ट है कि हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो चेकलिस्ट में ऊपर आ रही होती है। अभी जो मेरी लास्ट जुमे को मीटिंग हुई थी DS एडमिन के साथ, उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें जब कोई डिपॉजिट करवाने आता है अपना पेंशन का केस तो आप उसे एक स्लिप जनरेट करें। तो फिर डिस्कस हुआ कि स्लिप में ये चीज़ सारी चीज़ें भी आ जाए कि उसने क्या क्या जमा करवा दिया क्या नहीं जमा करवाया, उस पर उसका नाम वर्दी है तो उसकी डेट, उसका बार कोड और उसकी सारी डिटेल ऊपर वाली HR की डिटेल आ रही नीचे ये कि उसने क्या क्या जमा करवाया, नीचे रिमार्क्स वगैरह आ रहा होगा।
तो ये इंशाल्लाह जुमे को या बुध को ये लोड हो जाएगी सारी चीजें जो हमारी लास्ट वीक जुमे वाले दिन डिस्कस हुई है सेक्रेटरी से। अभी के लिए ये है कि चेकलिस्ट है, उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। एडमन में है ये वो स्टेप है कि 6 माह पहले जो रिटायर होने होते हैं लोग, उनको रिटायरमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है। तो ये 6 माह पहले रिटायरमेंट ऑर्डर इशू करने के लिए इस पेज को यूज किया जाता है। एडमन इसे यूज करता है कि 6 माह में अगले कौन कौन से बंदे रिटायर हो रहे हैं। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ कि अगले 6 माह में कहता हूँ, मैं कहता हूँ जनवरी से लेके जून तक जो बंदे रिटायर होने हैं वो कौन कौन से हैं। मैं लिस्टिंग कर देता हूँ मेरे पास, वो कहते हैं ये LG सिलेक्ट कर दें, बिहाड़ी ही ले लेता हूँ कि बिहाड़ी में कौन कौन से लोग रिटायर होने वाले हैं, कि अगले 6 माह में कौन कौन से लोग रिटायर होने हैं। उनकी लिस्ट आ जाएगी। उनकी लिस्ट को मैं फिर उनको उनका जो है पेंशन 6 माह पहले के पेंशन उनको ऑर्डर निकाल दूंगा कि भैया आप 6 माह में रिटायर होने वाले हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट कर लें। तो यहाँ से ये 2 लोग आ रहे हैं जो अगले 6 माह में रिटायर होने थे। इनकी ज्वाइनिंग आ रही है, डेट ऑफ बर्थ उनकी पूरी डिटेल आ रही है, किस डिपार्टमेंट के किस सेक्शन की हर चीज़ आ गई है, और ये रिटायर कब हो रहे हैं। इनको मैं क्लिक करूंगा और सेव कर दूंगा, ये मेरा एक रिटायरमेंट ऑर्डर आ जाएगा। और ये रिटायरमेंट ऑर्डर में दे दिया जाता है कि भाई आप इस डेट को रिटायर हो रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट कर लें। फिर इसी का अगला स्टेप है, इसकी लिस्ट बन जाती है। अगला स्टेप है कि न्यू पेंशनर, ये वो है जिनका ऑर्डर निकला हुआ है, वो इसमें शो हो रहे होते हैं। तब यहाँ से इनकी पेंशन को आगे चलाना शुरू कर दें। अभी हम बात करते हैं ओल्ड पेंशनर, जो पहले की रिटायर हुए हुए हैं, उनका अभी कोई नहीं निकल रहा, सिर्फ हमने उसे डालना है, उसका पेरोल चलाना है। मैंने ओल्ड पेंशनर पे क्लिक किया, मैंने डिवीजन सेलेक्ट किया, कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है। उन्होंने डायरेक्ट लॉगिन किया तो उनको यहाँ से स्टार्ट हुआ, उनका स्टार्ट ही यहाँ से हुआ, ये चीज़ आ रही होती है। फर्स्ट लाइन सिर्फ हमारे एडमिन के लिए होती है, यूजर के लिए यहाँ कुछ भी नहीं, उसने लिस्ट करना, उसको डाटा शो हो जाना है। तो यहाँ पे मुझे डाटा शो हो जाएगा कि उनके पेंशनर कितने डले हुए हैं जो रिटायर हो चुके हैं। ये 355 355 की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है कि 355 लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं। अब केस कैसे बनाना है, ये एक्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया, जनरेट पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास शो हो गया। यहाँ से वो सारी डिटेल आएगी जो उसकी है, जो उसने मतलब जब वो आया था, किस डेट को उसने ज्वाइन किया, किस डेट को वो रेगुलेट हुआ, किस डेट को उसने रिटायरमेंट आया, सुपरएनुएशन है। हाँ, इसमें ये भी है कि कोई रिटायरमेंट खुद से ले लेता है, बाज दफा जबरन रिटायर किया जाता है कि बड़ा काम ही नहीं कर रहा, उसे देखा जाता है ये पिछले 1 साल से कोई काम नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, सब फर्क कर देंगे, उसे जबरन रिटायर भी कर दिया जाता है। यहाँ पे सारी ऑप्शन मौजूद हैं कि वो मेडिकल लेके खुद से रिटायरमेंट ले रहा है, या इन मेच्योर में रिटायरमेंट खुद से कहता है कि मेरे 20 साल पूरे हो गए, मुझे रिटायर कर दे, एज उसकी चाहे 45 या 50 अभी 60 नहीं हो, सुपरएनुएशन नहीं हुई, वो खुद से भी रिटायरमेंट ले सकता है। इसे मैं क्लिक करता हूँ इन सर्विस, अगर मैं कहता हूँ यस इन सर्विस, वो खुद से रिटायरमेंट ले रहा है, तो ये डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गई, वो किस दिन को रिटायरमेंट ले रहा है, खुद से ले रहा है। फिर ये एक ऑप्शन है, वेटरनरी है, कंपल्सरी है, स्पेटरी है, ये इनवैलिड पेंशन है, कि वो कहता मुझे फर्क कर रहा है, मैंने नहीं जॉब करनी, 5 साल हुए, वो इनवैलिड है, उसकी कोई पेंशन नहीं लगती, वो रिटायर हो जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। ये ऑप्शन मौजूद है, वो कौन सी रिटायरमेंट ले रहा है और डेट आएगी किस डेट को रिटायरमेंट लेना चाह रहा है। अगर मैं कहता नहीं सुपर नो इन सर्विस नहीं है, तो वो यहाँ से गायब होगी, डेट और रिटायरमेंट यहाँ से खत्म होगी, वो नहीं आ रही। अब बड़ा सुपरएनुएशन है, इन सर्विस डेथ है या फैमिली है, क्योंकि मैंने कहा हम ये ओल्ड केस को हम यहाँ डील कर रहे हैं। इन सर्विस डेथ है कि जैसे अभी ओएसडी की मैंने बात की, मैंने कहा उसको 60 साल तक उसको उसकी सैलरी मिलेगी, जैसे जैसे एनुअल इंक्रीमेंट लगेंगे, उस जो ओएसडी पोस्ट है जिसकी डेथ हो चुकी है उससे भी इंक्रीमेंट लगेंगे, लेकिन पेमेंट उसके किसी फैमिली मेंबर को पे हो रही होती है। जैसे ही वो 60 साल का हो जाता है, ऊपर आ जाता है जी सुपरएनुएशन आ गई, इस डेट को इसने रिटायर हो जाना है, तो फिर वो सुपरएनुएशन रिटायरमेंट है। लेकिन वो इन सर्विस डेथ है, क्योंकि उसकी जो रिटायरमेंट है उसको कोई ग्रेजुएटी नहीं मिलनी, उसको कंप्यूटर नहीं किया जाएगा, उसकी 100% पेंशन नहीं है, पेंशन 70% होती है। जब इंश्योरेंस डेथ या फैमिली पेंशन है 70 का 75 होता है, कि 70 अगर 1 लाख था उसका 70,000 बना, अब 75 1 लाख का नहीं 70,000 का 75 लेंगे तो वो इन सर्विस डेथ या फैमिली पेंशन कहलाएगा। तीनों चीजों की कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ करते जाए इसके ऊपर, क्योंकि एक नई चीज है आपके लिए। सर ये हर स्केल के लिए इस तरह ही होगा, 170 और 70 1 से लेकर 22 तक
सब स्केल्स पे होगा, बीपीएस ठीक है सर। 1 से लेके 22 तक तमाम स्केल इसी तरह यूज होंगे, तमाम के लिए एक ही रेशियो है। नीचे आगे थोड़ी सी चेंज होगी, मेडिकल है वो लिखा होगा कि 16 के लिए क्या है और उसके लिए क्या है, 16 से नीचे क्या है। मैं कहता हूँ सुपर एनुमेशन, उसकी बेसिक क्या है, मैं कहता हूँ जी 1 लाख, और बीपीएस 1 है, चलो खैर हमने ज़ूम ही किया है, उसकी बेसिक पे है 10,000, ये हम कम कर लेते हैं, ये चलो ये लगी रहने दे, खैर जी ये 90,000 कर लेते हैं, चलेंगे। 1 लाख ले लेते ना, तो ताकि कैलकुलेशन करनी में आसान हो जाए। ये 10,000 है। सीनियर पोस्ट अलाउंस नहीं है, वो रिटायर हुआ, वो सीनियर पोस्ट के ऊपर वो काम नहीं कर रहा था। फिर आ जाता है कि नॉट क्वालिफाई, अगर वो नॉट क्वालिफाई उसमें है, वो कहता है जी वो चला गया, उसने कहा जी मुझे 5 साल की छुट्टी दे दें, वो दुबई चला गया 5 साल के लिए, वो जो 5 साल थे उसने सैलरी नहीं ली, वो नॉट क्वालिफाइड सर्विस है, वो सर्विस में काउंट नहीं होगी। अगर मैं यस करूंगा तो ये मुझे डेट टू डेट पूछना शुरू हो गया है, किस डेट से लेके किस डेट तक गायब रहा है। वो दोबारा फिर आता है, फिर 2-4 हफ्ता काम किया, 15 दिन काम किया, फिर वो कहता है मुझे 6 माह साल की छुट्टी दे दो, फिर आता है, फिर कहता है मुझे 5 साल की, 2 साल की, फिर छुट्टी ले लेता है। तो मतलब कि वो जितनी सर्विस उसकी विदाउट पे है वो काउंटेबल नहीं है, वो पेंशन में कैलकुलेट नहीं होगी, वो सर्विस आउट हो जाएगी। जो सर्विस है, जो पेंशन का फार्मूला वो 30 ईयर है, इस बंदे की सर्विस चाहे 38 ईयर है, लेकिन फार्मूले ने ये 38 ईयर नहीं लेनी, फार्मूला कोई भी है उसे 30 ईयर को काउंट करना है। अगर ये बंदा 8 साल छुट्टी पे रहा है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसने 38 साल सर्विस टोटल की हुई है, 8 साल की इसकी लीव थी, 30 हमारा मार्जिन है, उसके ऊपर इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर ऐसी छुट्टी नहीं भी ली लेकिन 38 ईयर सर्व की है, इसकी पेंशन वही बननी है जो इसका स्टैंडर्ड है 30 ईयर, 31, 32 इसके बैक एंड पे सारे फार्मूले लगे हुए, इसलिए कोई काउंट नहीं करना, ये 30 पे काउंट कर रहा होगा। अगर उसने लीव ली या नहीं ली, मैं कहता हूँ नहीं लीव ली, 38 ही सर्विस है। अब मैं कहता हूँ जी ये कैलकुलेट हो जाए, जब ये कैलकुलेट हुई तो मेरे पास ये 70 आ गई। अब मैं कहता हूँ कि ये अब मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसे फैमिली पेंशन में इन सर्विस में कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये इन सर्विस डेथ थी बंदे की, तो इसकी 90 ये थी और 10 ये थी। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, कोई सीनियर नहीं है, मैं कहता हूँ नो, कोई छोटी छोटी नहीं है इसने ली, ये 70 का 75 है, 70 जो आया था ना पहले उसका ये 75 है, 70 का 75 करें आपका 52 आएगा। अभी कर लेते हैं, कैलकुलेटर खोल लेते हैं यहाँ पे, कि आप करेंगे 70 का 75 निकालेंगे, 70,000 आया था पहले, वो लाइव था तो खुद ले रहा था, फैमिली की हो तो वो जो ले रहा होता उसकी 75 है, ना कि टोटल ग्रॉस की 75 लेनी है। यहाँ पे जो पहले 70 आ रहा था, 70 आ रहा था, उसको इसने 52 कर दिया, और साथ ही इसने ये सारे ऑफ कर दिए कि ये कंप्यूटर नहीं हो सकता, ये ग्रेजुएटी नहीं ले सकता, ये 12 साल 15 साल के लिए एडवांस नहीं ले सकता। ये देखिए सारा ब्लैक होगा, ऑफ कर दिया इसने सारा पकड़ के। अगर मैं कहता हूँ नहीं वो सुपर एनुमेशन है, खुद से ही है कि ये सारे बटन ऑन हो गए, वो कंप्यूटर करवा सकता है, वो ग्रेजुएटी ले सकता है। अब मैं उसे दोबारा करता हूँ, कर देता हूँ, बल्कि मैं 3 डाल देता हूँ, ये है, ये है 10,000 ये है, और सीनियर पोस्ट अलाउंस भी मैं कहता हूँ उसको 10,000 दे दिया, अज्यूम कर दिया, क्वालिफिकेशन नो है, ले जी, और ये ऑन है। अब मैं कहता हूँ उसको पीपीओ नंबर को मैं दे दिया, ये उसका पीपीओ नंबर है, स्टार्ट डेट मैं कहता हूँ वो जिस डेट को रिटायर हुआ है, मैं कहता हूँ आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका कोई बैंक अकाउंट होगा, उसका कोई ट्रांसपोर्ट होगा, उसका वो अकाउंट नंबर होगा, कंप्यूटेड। अगर वो 100% पेंशन ले रहा है तो नो कर देगा, उसकी 100% पेंशन चलाएगी। अगर वो इसे यस कर देता है, इसकी बैक एंड पे फार्मूले लगे हुए, उसने उठा के खुद ही कर दिया है, इसके डाटा में गई, उसकी डेथ तो नहीं डाल दी इन्होंने, हो सकता है ये इसको एसडीयू कर दिया हो पीछे, क्योंकि उसने इसे ऑफ कर दिया कंप्यूटर को। 2010 का रिटायर हुआ है, मे बी इसकी डेथ हो गई हो। ठीक है, एक मिनट, ये अगर वो बीपीएस 1 से 16 तक है तो 25 1 से 15 तक सर, 1 से 15 तक 1 से 15 तक है 25 है, 16 से अबव है तो 20 है।
अगर ये मैं 20 करता हूँ तो मीन्स इससे ये शो हो रहा है 16 एंड अबव। अगर ये 25 है तो मीन्स 1 to 15 तक है, तो ये उसकी पेंशन है। अब उसको कौन कौन से ये जो हमने लिए हुए हैं, ये समझ लें कि ये 77 के फार्मूले लिए हुए हमने। आपकी बर्थ भी नहीं होगी किसी की इसमें, क्योंकि मेरी भी नहीं है। ये 1977 से फार्मूले लिए हुए हैं। तो ये मतलब कि जितना मर्जी वो पुराना रिटायर हुआ हो, तो इससे पहले रिटायर नहीं हुआ होगा। गवर्नमेंट जब पाकिस्तान बना है तो इसके बाद ही रिटायर हुए हैं, अदारे बने, सारा कुछ हुआ। तो मैं कहता हूँ ये जनाब से आप, इसमें और चीज भी है। अगर वो पुराना को रिटायर हुआ तो उसकी पेंशन जो है वो कम थी। गवर्नमेंट ने 2010 में अनाउंस किया था कि जिसकी पेंशन, जो बंदे जिंदा है उनकी 3000 से कम है, उनकी 3000 कर दे। जो बंदों की डेथ होगी, उसकी फैमिली को पेंशन जा रही है, उसको 2250 कर दे। अगर ये उससे कम थी तो मैं ये क्लिक करूंगा तो सारी वो सारा कुछ ऑफ हो जाएगा, तो ये उसे लग जाएगी कि अगर उसकी कम है तो 2250 से, लाइव है तो 3000, फैमिली है तो 2250। अगर वो दूसरी है तो वो लगी जाएगी, वो ज्यादा है तो। फिर गवर्नमेंट ने दोबारा 2013 में कहा था कि अगर वो पर्सन जिंदा है तो उसकी 5000, फैमिली है तो 3750 पेंशन कर दी जाए। एज पर गवर्नमेंट रूल्स ये चीजें डली हुई हैं। फिर गवर्नमेंट दोबारा 2014 में कहा था 6000 और 4500। फिर गवर्नमेंट ने 2016 में कहा था कि जिनकी एज, जो बंदे जिंदा है, जिंदा की बात है, लाइफ की, डेथ की बात नहीं है। डेथ होगी तो ये नहीं लगेगा 85। जो लोग जिंदा है उनको 85 जो है वो 25% 2016 के ऊपर रेज होगा, उनकी पेंशन इंक्रीज हो जाएगी 25% एज पर रूल्स 2016। 2018 में गवर्नमेंट ने दोबारा अनाउंस किया कि जिन बंदों की पेंशन 10,000 से कम है तो उनको सुपरसीड करके 10,000 कर दे, और फैमिली पेंशन 7500 कर दी जाए, 75,000। तो अब जैसे ही ये मतलब कि अब मैं क्लिक करूंगा तो जो उसकी थी वो ऑफ हो जाएगी। मैं कहता नहीं उसकी तो पहले ज्यादा, हमने तो 1 लाख लेके आए हैं, 77,000 होगी, ये कर दें। अब उसकी ग्रेजुएटी वगैरह बनी है, हर चीज बनी है, यहाँ से आ जाएगा कि उसकी अब जो मेडिकल है वो कितना बना है, पेंशन कितनी है, कंप्यूटर OSD कर दिया गया है, इसलिए वो हुआ नहीं। उसकी एरियर है, जारी बात है, जब कोई बंदे की डेथ हो जाती है कि उसी दिन आपका केस अप्रूवल नहीं हो जाता, डेथ सर्टिफिकेट बनता है, केस कोर्ट में जाता है, वहाँ पे जारी बात है कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान के कोर्ट में एक जाती तो केस नहीं हो जाता, जाती आपको दूसरे दिन की डेट नहीं मिल जाती। तो 2-4 माह 6 माह गुजर चुके होते हैं, उन दिनों को जो पैसे होते हैं उनके, वो उनके एरियर कहलाते हैं। एरियर इसलिए, ठीक हो गया जी, क्लियर। डिडक्शन इसलिए है कि एक बंदे की डेथ हो गई थी, वो 6 माह तक फैमिली जो है पेंशन लेती रही। 6 माह बाद जब वेरिफिकेशन का प्रोसीजर चाया तो वो पकड़ा गया ये बंदे की डेथ हुई है, अब इसकी 6 माह से पूरी पूरी पेंशन लिए जा रहे हैं। सारी बात है, उसकी तो 75 है, जो आप ले रहे हैं उसकी 75 थी। तो फिर क्या होता है, वो कहता है आप डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाएं। वो डेथ सर्टिफिकेट जमा होता है, फैमिली पेंशन बनती है, तो उसके जो पैसे अजाफी पे हो चुके होते हैं उसको हम डिडक्शन कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बंदा रिटायर होता है तो उसके ऊपर कोई एलिगेशन आया, कोई उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, कोई रिफंड का केस चल रहा है, कोई FI का केस है, कोई पीडा लगा हुआ है, कोई भी चीज उसके ऊपर है जो उसको प्लेंटी डाल रही है, उसे हमने डिडक्शन करने से पैसे रिवर्स करने हैं, तो उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी से हो सकता है कि पूरे के पूरे रिवर्स हो जाए। हो सकता है कि उसकी 1 करोड़ मर रही है, उसको 70 लाख की पेनल्टी डाल दी जाए, या 50,000 मर रही है, उसको 40-45 लाख की पेनल्टी डल रही है। जब वो रिटायर हो रहा होता है तो उसे, क्योंकि उसकी तरफ कोई पैरा है, कोई ऑडिट पैरा है, कोई रिकवरी बनती है, तो वो भी उस केस में भी यहाँ पे डिडक्शन में पैसे डाले जा सकते हैं। 2-3 सिनेरियो आते हैं, उसके एरियर और डिडक्शन दोनों में ये डील होने के लिए हमने यहाँ डाल दिया हुआ है। चाहे फैमिली हो, चाहे वो पर्सन खुद हो, दोनों में आपको दोनों सिनेरियो बता दिए हैं। फिर एक और सिनेरियो आता है, ये है पेंशन होल्ड। पेंशन होल्ड का जो सिनेरियो आता है, बाज दफा यहाँ से लोग किसी और LG में काम कर रहे होते हैं, वहां पे वो पेंशन शेयर उन्होंने काटा होता है, वहां से वो किसी और LG में, जैसे लाहौर में काम कर रहा था, कसूर में शिफ्ट हो गया, 10 साल उसने सर्विस यहाँ की, या 15 साल 20 साल सर्विस यहाँ की, तो वहां से वो रिटायर हो गया। अब उसकी वो कहते हैं कि जी आप हमारे से रिटायर हो रहे हैं, हमारी LG से, आपका जो शेयर है MCL ने नहीं दिया, ये कोई गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट से शेयर नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन और आपकी ग्रेजुएटी हम दे दें, तो हमारी तरफ जितना शेयर बनता है हम दे देते हैं, जो बाकी आपकी सर्विस का शेयर और सर्विस बनती है वो हम होल्ड कर लेते हैं, या वो हमें दे देंगे, हम आपको दे देंगे। नंबर 1 ये सिनेरियो। नंबर 2, यहाँ से लोग जो काम कर रहे होते हैं, यहाँ से वो शिफ्ट करवा लेते हैं अपने आप को डेपुटेशन पे किसी दूसरे ऑफिस में, दूसरी एजेंसी में। वो कोई फाइनेंस में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई FI में चला गया, कोई एंटी नार्को में, किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ से लोग अपने आप को मूव करवा लेते हैं, डेपुटेशन पे चले जाते हैं।
वहां पे जो उनका शेयर आ रहा होता है, जब वहां से उनका आना होता है कि उसकी कितनी पेंशन है, जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आनी होती है, कंट्रीब्यूशन का शेयर उसको नहीं आया, तो वो जहाँ से रिटायर होता है वो कहता है भी आपने इतनी इतनी सर्विस यहाँ यहाँ पे की है, शेयर हमारे पास नहीं आया। यहाँ पे डिटेल आएगी किस किस डिपार्टमेंट में रहा, कितनी कितनी देर रहा, आपका शेयर हमें रसूल नहीं हुआ, तो लिहाजा हमारी तरफ आपका जितना बनता है, टोटल आपका इतना बनता है, टोटल सिस्टम खुद जनरेट कर रहा है। ये सिर्फ उसे हेल्ड कर सकते हैं कि आपकी पेंशन अमाउंट अगर इतनी बढ़ रही थी तो हमने इतनी आपकी रोक ली, कंपटीशन आपकी थी, इसका ये बना है, इसकी टोटल पेंशन ये बढ़ रही है, कहते ये हम आपको ये जो हेल्ड कर रहे हैं, वो 40,000 आपकी किसी और की तरफ बनती, वो हम आपको नहीं देंगे। तो ये सर्विस यस कर दी है, डे टू डेट को डाल देते हैं, डमी डेट डाल देते हैं हम। पता नहीं जो डमी डेट डाली है वहाँ पे भी आपके आधे लोगों की बर्थ होगी, आधे लोगों की नहीं होगी। मैं कहता हूँ ये इतना अर्सा कहीं और जॉब की इसने जी। अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास टोटल ये आ गई जी उसकी, वो हेल्ड 4,000। अब मैं ऐसे 0 कर देता हूँ, 40,000 कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ, वो कहते हैं 66,000 हम आपको पर मंथ दे सकते हैं, ये आपकी मैंने होल्ड कर ली है, जब दूसरी डिपार्टमेंट से आपका शेयर आ जाएगा हम आपको पे कर देंगे, अदरवाइज हम नहीं पे करते। वो 2 माह में आए, वो 6 माह में आए, क्योंकि रिक्वेस्ट चली जाती है 3 माह, 6 माह, साल भी लग जाता है, तो बाज़ दफा उसी माह में भी आ जाती है। फिर आ जाता है कि जो उसने डॉक्यूमेंट लगाए थे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, वो कौन कौन से अटैच किए हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। फिर उसकी फैमिली है कि फैमिली उसने डाली नहीं है, या प्लस का निशान आना था, फैमिली लोगों ने अभी तक फैमिली डाली नहीं। अगर पेंशन ओएसडी है तो पैसे देने किसको है, फैमिली नहीं होगी तो पैसे रुक जाएंगे। फिर उसकी अटैचमेंट है, ये जो रिक्वायरमेंट ऊपर आई थी वो सारी अटैचमेंट आया कि सर्विस बुक लगेगी, ये चीज़ें लाजमी है, ये अटैचमेंट होनी ही होनी है, ये सारा अटैचमेंट होनी है। फिर उसका यहाँ से जाके केस, ओल्ड पेंशनर है तो उसे सेव कर देंगे, ये हमारे पेरोल में मंथली में चला जाएगा, मंथली पेरोल जनरेट करेंगे, वहां से इसकी पे स्टार्ट, उसका जो है पेंशन पेरोल स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा, न्यू का मतलब अभी फ्रेश रिटायर हो रहा है, न्यू का मतलब ये है कि आज ही रिटायर हुआ है, अभी इसकी पेंशन ने अप्रूव होना है, उसने प्रोसेस में चलना है, वो एमओएफ के पास जाएगी, सीओ के पास जाएगी, एलएफए के पास जाएगी, उसने प्रोसेस को अभी फॉलो करना है, वो न्यू पेंशनर है। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओल्ड पेंशनर है, न्यू जैसे जैसे आएंगे, न्यू तो होते ही काम है, हर माह में 1-2 रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ओल्ड पेंशनर हमारे पास ढेरों ढेर है, जो जिसकी हमने पेरोल को चलाना है। ये ओल्ड पेंशनर था, ये तो रिटायर भी पहले का हुआ, ये कब रिटायर हुआ था, ये तो 2010 से रिटायर हुए, 13 साल हो गए। इसको हमने सिर्फ सिस्टम के थ्रू हम लाना चाह रहे हैं, ताकि इसकी पेमेंट सिस्टम के थ्रू जनरेट हो। ओल्ड पेंशन यहाँ पे सेव कर देंगे, जब ये सेव हो जाएगा उसके बाद इसका डाटा आ जाएगा हमारे पास पेरोल में, एलसीएस पेरोल में। यहाँ पे मंथली कैलकुलेशन है, उसे क्लिक करेंगे। ये तजर्बा इस पे नहीं करना, अगर ये आपने प्रैक्टिस करनी भी होगी तो आप ई बल्दिया पे करेंगे, ये लाइव सर्वर चल रहा है, लाइव पे नहीं करेंगे। मैंने कोई डाटा सेव नहीं किया अभी तक, मैंने सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेव नहीं किया। मंथली कैलकुलेशन करेंगे उसी तरह जिस तरह हमारी सैलरी बनती है पेरोल में, सेम उसी तरह ये मंथली कैलकुलेशन है। ऑडिट उसको ऑडिट पैरा ऑडिट लगाता है और आगे चेक बन जाता है और आगे उसकी स्लिप्स है। सेम इट इज जो हमारा पेरोल में अभी डिस्कस कर रहा था अभी आपसे, पेरोल क्या है, कैसे कर रहे हैं, ये पेंशन वगैरह केस, ओएसडी पोस्ट, ये उसी तरह ही है। ये पेरोल है, पेरोल में आपकी मंथली अप्रूवल है, फिर आपका ऑडिट है और आपकी चेक बन जाते हैं। सेम इट इज पेंशन में भी इस तरह ही होगा, तो मंथली जनरेट होगी, एमओएस जनरेट करेगा, ऑडिट वाला उसे ऑडिट करेगा और उसे चेक बना देगा, और आपकी मंथली उसकी स्लिप्स वगैरह है, आपकी स्लिप्स है जो बैंक में जाना चलाना है, वो सारी चीजें चलान वगैरह निकल आएंगी। ये एलसीएस है, एलसीएस वो है जो लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जो एलजीज में होते हैं। दूसरा है पीएलजीबी के एम्प्लॉइज, ये पीएलजीबी सेटअप, ये देखिए पीएलजीबी, एलजीएस और एलसीएस। एलसीएस है लोकल एम्प्लॉइज जो एमसी के होते हैं, पीएलजीबी की होती है एलसीएस एलजीएस एम्प्लॉई। एलजीएस मींस पीएलजीबी के एम्प्लॉई हैं, ये ट्रांसफरेबल हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये पीएलजीबी से डील कर रहा होगा, पीएलजीबी आपको कम ही कॉल करेगा क्योंकि वो डायरेक्ट मुझसे राब्ते में है। ये पीएलजीबी है, यहाँ पे पीएलजीबी उनका चेक है, उनके केस बन रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर सेम है, कोई हट के नहीं है, चाहे वो 18, 90, 20 स्केल के हैं, चाहे वो पहले दूसरे स्केल के हैं, प्रोसीजर सेम है, गवर्नमेंट के रूल्स आपके ऊपर सेम है। वो ये है कि बीपीएस वाइज किसी को ज्यादा अलाउंस है, किसी को कम अलाउंस है, वो एज पर गवर्नमेंट है, कुछ चीज उसकी हटके नहीं है, ना फ्लो को चेंज होता है ना कोई और चीज चेंज होती है। किसी का क्वेश्चन है इसके ऊपर तो कर सकते हैं। जी, आपका कोई बिलिंग के रिलेटेड सवाल है?
अच्छा सर, एक सवाल है ये कि जो एरियर्स वगैरह होते हैं हमारी डिटेल निकालनी है, वहाँ पे पहले फर्द की डिटेल निकालनी तो उसका ऑप्शन नहीं है, पूरी लिस्ट निकल आती है, मतलब पर्सन वाइज हमें निकालना चाहिए, आईडी कार्ड वाइज या पर्सन नेम वाइज। तुम्हारे वो पर एक बंदे का डाटा लहदा शो हो, मतलब हमने लेना है कि मोहम्मद अवैस का डाटा लेना है, ये उसका CNSC, हमने इसकी डिटेल लेके उस बंदे को भेजना है या एक क्वेरी के लिए कि ये सारी रिकवरी करे, वो फिर हमें एक सारी लिस्ट निकालनी पड़ जाए। तो सर ये अकेले अकेले बंदे की लहदा सेपरेट भी एक रिपोर्ट बन जाए, CNSC दिया, उसका सारी एरियर्स की अपडेट, उसका कनेक्शन की डिटेल सारी एक ही पर्चे के अंदर निकल है। तो ये चीज़ का सर कह रहे थे कि अगर ये भी रिपोर्ट, ये कोई मसला नहीं है, ये मतलब कि इतनी बड़ी रिपोर्ट भी नहीं है, ना कोई इशू है। इस वक्त जो होता है आपका, अगर मैं बात करूं, कसूर का कोई 50,000 के करीब कनेक्शन है, और गुजरात की बात करूँ 60,000 से ज़्यादा कनेक्शन है, सियालकोट की बात करूँ कोई 80-90,000 के करीब कनेक्शन है। 90,000 में से एक बंदे को कोई भी नहीं उठाता है, वो सेक्टर को उठाते हैं या लोकेलिटीज को उठाते हैं। इस लोकेलिटीज सेक्टर क्या है, एज्यूम करते हैं, मैं स्पेसिफिक केस बताता हूँ लेना क्या हो हाल किसी है। को। उन्होंने मेरा नहीं कहना कि मैं जो टाउन में रहता हूँ, उन्होंने कहना जी जोहो टाउन सेक्टर का बकाया जात कितना है, उन्होंने कहना जी 10 करोड़। उन्होंने कहना जी मुझे ये का हर लोकेलिटीज है, सेक्टर A, B, C ब्लॉक जो है ये लोकेलिटीज हैं, हर लोकेलिटीज का बकाया कितना है, इतना इतना है। वो कभी भी नहीं जाएगा हाउस नंबर 46 का बकाया कितना है, ये चाहिए भी नहीं उसको। उसने हाउस नंबर 46 को सर्वे कराना है, उसे किस काम का हाउस नंबर 46, उसे क्या जाना है इरफान कौन है, 300 बिल है, उसने क्या करना है, उसने देखना है 10 करोड़ है, 10 करोड़ में किस सेक्टर का ज्यादा बकाया जाता है, ताकि उधर, अभी मैं कह रहा हूँ बंदों को ज्यादा डिप्लॉय किया जाए, एक क्लर्क है और 2-4 क्लर्क भेज दिया जाए रिकवरी के लिए। तो वो काम जो होता है या तो सेक्टर वाइज होता है या लोकेलिटी वाइज होता है, पर्सन की आपको लिस्ट आ रही होती है, अवेलेबल होती है, ये मतलब इस सर लोकेलिटी एक चीज एक है कि मतलब एक यूजर हमारा, उसके 5 माह 6 माह या 3 माह कितने बकाया, वो डिटेल नहीं, सिर्फ अमाउंट है, मतलब 10,000 का पेंडिंग, आपकी आवाज कट रही है। वो 10,000 कितने महीनों का पेंडिंग है, उसकी डिटेल कह रहे थे वो भी। वो भी आ रही है, उसके बिल के ऊपर पूरी डिटेल शो हो रही है, और बिल के अलावा मैं उसकी अब बाकी डिटेल भी निकाल देता हूँ आपको, बिल के ऊपर तो आ रही है, नो डाउट। बिल के ऊपर आ रही, लेकिन सर वो रिपोर्ट जब निकालनी है ना, रिपोर्ट मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मतलब एक बंदा उसकी सारी डिटेल भी साथ आ जाए कि इतने मंथ आप उसके अगर आप उसका कनेक्शन भी निकालेंगे, आपको उसके बिल के ऊपर पूरी डिटेल प्रिंट हो रही होती है कि उसने कब बिल जनरेट हुआ, कौन कौन सा बिल उसने पे किया है, कौन से बिल नहीं पे किए। जब एक बंदे का बिल निकलता है उसके ऊपर उसकी पूरी हिस्ट्री होती है। जैसे आपके पास बिजली का बिल आता है ना, बिजली का बिल के ऊपर आ रहा होता है आपने कौन कौन से बिल जमा करवाए, कौन से नहीं करवाए, आगे लिखा आ रहा होता है। इसी तरह इन बिल के ऊपर लिखा आ रहा होता है कि आपने कौन से जमा करवाए, कौन से नहीं जमा करवाए, ये वहां से भी आप देख सकते हैं। और मैंने ये जो है ना सिंगल पर्सन की, वो भी मैंने ऐड करवाई, मैं चेक करने लगा लोड हो गया कि नहीं हुआ। सिंगल पर्सन का आप लिख के उसका कनेक्शन नंबर एंटर करेंगे तो उसकी हिस्ट्री भी सारी की सारी निकल आएगी। एक मिनट वो देख लूंगा लोड हुआ कि नहीं हुआ, मैंने सिस्टम को ओपन किया। जी सर, वही शाहज़ैब साहब से बात हुई थी मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते पहले थी। बिल के ऊपर अवेलेबल है, मैंने आप सिर्फ चेक करना कि सेपरेट रिपोर्ट, मैंने उन्हें कहा एक सेपरेट रिपोर्ट भी दे दें, तो वो अब लोड हुई कि नहीं हुई मैं चेक कर लेता हूँ। मैं क्लिक कर दिया इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास पूरा पंजाब कलेक्ट हो गया था, पूरा डैशबोर्ड आना होता है रिपोर्ट्स। It was TLC. ये मेरा डिवाइस आप चाह रहे हैं कि मैं ऊपर सिर्फ कनेक्शन नंबर दे के एंटर मारूं और मुझे इससे निकल आए। ठीक है, वो बड़ी चीज नहीं है, जो बन जाती है। मैंने कही हुई थी वैसे, ये लूप में थी ये। अच्छा सर, एक और चीज है, ये प्रॉपर्टी के हवाले से। जी बताएं। अच्छा सर, ये जो सरकारी मुलाजमिन क्वार्टर्स में रहते हैं, इनकी सैलरीज में से वो कट जाती है, डिडक्शन हो जाती है, उनका वो जो भी है वो ठीक है, रेंट वगैरह जो भी उन्होंने देना तो वो सारा डिडक्शन हो जाता है। तो इसको प्रॉपर्टी बिलिंग में कैसे डील करेंगे? ये प्रॉपर्टी बिलिंग है ही नहीं। ये नहीं सर, वो आपके मतलब हाउस मैं गया रेंट था है। एक ये इंस्पेक्टर के आप पास ना।
ये आपका जो है ना, ये आपका एसेट था, एसेट की आपकी रिकवरी हुई। तो पहले मैं थोड़ा सा, आप फिनांस की बात हो रही थी, फिनांस के ऊपर ही आऊँ, आपको थोड़ा सा इसकी बैकएंड का भी बता दूँ। जो हमारा सिस्टम है ये नैम और पिफ्रा और फैब्स, ये हमारा फैब सिस्टम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बजटिंग सिस्टम। इसकी जो बेस है वो नैम है, न्यू अकाउंटिंग मॉडल है, और इसमें हमने यूज़ किया वो पिफ्रा चार्ट अकाउंट है। पिफ्रा चार्ट अकाउंट में एलिमेंट यूज होते हैं ए बी सी ई एफ जी आई। ए एक्सपेंस है, एक्सपेंस के आगे आपकी 3 मेजर कैटेगरीज है, एस्टेब्लिशमेंट, कंटीजेंसी और डेवलपमेंट। कंटीजेंसी में और डेवलपमेंट में आपकी आगे कैटेगरीज, सब कैटेगरीज आ जाती हैं, पूरा पिछला चार्ट अकाउंट आपके पास अवेलेबल है। बी आपका होता है टैक्स रेवेन्यू, सी है नॉन टैक्स, ई है कैपिटल, जो कैपिटल रिसीट है, जो प्रॉफिट स्टॉफिट आते हैं वो आपका कैपिटल कहलाता है, और एफ आपका एसेट है, जो आपके अपने अकाउंट में अपना बैलेंस पड़ा हुआ, जो कैश पड़ा हुआ आपका एसेट है। जी आपकी लाइबिलिटीज है, जो आपने डिडक्शन की और आपने पे करनी थी, अभी पे नहीं की, आपके पास किसी की अमानत पड़ी हुई है, इनकम टैक्स, जीएसटी, पीएसटी जो काटा, वो आपके जी के हेड में बुक हो जाता है, आपने पे करना है, वो आपका सारा का सारा लाइबिलिटीज है। उसके बाद आता है एच, एच है इक्विटी, वो इसमें यूज नहीं होता है, लोकल गवर्नमेंट यूज नहीं हो रहा, लेकिन बाकी सारे के सारे हेड हमारे यूज हो रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो है आपकी, आपका खुद का एसेट ही है, वो एसेट में खुद ब खुद पैसे आपके आ जाते हैं, बैकएंड पे कोड लगा हुआ है, वो प्रॉपर्टी का पोर्शन नहीं है। जो बंदा गवर्नमेंट का, उसने घर को या फ्लैट को अलॉट करवाया हुआ, उसकी बेसिक, उसका हाउस रेंट पूरा का पूरा डिडक्ट हो जाता है, उसे हाउस रेंट नहीं दिया जाता। अगर वो सिंगल रूम है या डबल रूम है, या उसको देखना होता है सिचुएशन, वो सिंगल रूम है या डबल है, या घर है या कोठी है। अगर सिंगल रूम है तो उसकी बेसिक का 5% डिडक्ट नहीं करेंगे हम, अगर सिंगल रूम है। अगर डबल रूम या इससे ज्यादा बड़ा घर है तो उसकी बेसिक पे का 5% वो भी डिडक्ट करेंगे, पूरे का पूरा उसका हाउस रेंट काट लेंगे हम, पेरोल से चेक बॉक्स लगा देंगे, पूरा का पूरा हाउस रेंट कट जाए। साथ ही नीचे चेक बॉक्स आ रहा है कि उसकी बेसिक पे का 5% काट रहा, लिखो 5% डिडक्शन बेसिक पे। अगर वो घर एक से ज्यादा कमरों का है तो आप उसकी बेसिक पे का फॉर रेनोवेशन वो भी आप डिडक्ट करेंगे, बेसिक पे का 5%। तो वो किसी बिलिंग का हिस्सा नहीं है। हाँ, बिलिंग का पोर्शन ये है कि इनके फ्लैट और इनके है, इन्होंने थर्ड पार्टी किसी और लोगों को रेंट पे दिए हुए हैं। कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई लैंड है, कोई ओपन लैंड है, प्लाजा है, वो रेंट पे दिया हुआ किसी टेनेंट को, वो हमारी बिलिंग का पोर्शन बनेगा। जो अपने स्टाफ को दिए हुए हैं वो सैलरी से डिडक्ट होगा। वो आपका सवाल इम्प्लाइज का है या थर्ड पार्टी को टेनेंट है? तो बिलाल का सवाल था सर, स्टाफ के जो हाउस होता है ना उसके लिए, तो वो तो हाउस रेंट आपका कट जाता है, वो खत्म हो वो जाएगा। तो नहीं है, वो उसका कोई नहीं, उसकी बिलिंग हाँ। होती नहीं है, वो इसका पोर्शन ही नहीं है। सर जो उनके, मैं गया था एक के हमारे, वो कह रहे थे कि उनका हमारा वहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग्स है ना वो हमने स्टाफ को दी हुई। कुछ स्टाफ हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ का ओहो, ट्रांसफर मैं बताता हूँ, होता दूसरी ये है कि एमसी आपने में, लेकिन टेंडर, वो हमारी ही यूज कर रहे हैं property। जी जी, आपने कोई यहाँ से आपने टेंडर लगाया और वो इन्होंने फिर वहां से टेंडर में हिस्सा लिया और शॉप को रेंट पे ले लिया, उनकी तो बिलिंग होगी, वो एक सेपरेट इशू है। जो आप रेंट पे शॉप या प्लाजा या लैंड कोई बंदा लेता है और एज ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद उसकी बिलिंग होगी। जो एम्प्लॉइज को घर अलॉट होते हैं उसकी बिलिंग नहीं होगी, वो सॉरी सैलरी सर, से आवाज डिडक्ट कट गई होगी। थी, मेरे का डिस्कनेक्ट हो गया था पहले। जो सैलरी से डिडक्ट होती चीजें उसकी बिलिंग नहीं होती। जो रेंट पे किया जाता है, किसी टेनेंट ने कोई प्लाजा ले लिया, शॉप ले ली या लैंड ले ली, तो उसकी बिलिंग होगी, वो उसको पैसे देने पड़ेंगे बिलिंग के थ्रू। अगर उसने अकोमोडेशन कोई हायर की है वो उसकी बेसिक और सैलरी से ही कटेगा, उसकी सेपरेट बिलिंग नहीं होगी कोई भी। सर आवाज कट गई थी शुरू से, वो शुरू से समझ नहीं आई मुझे। मैं ये दरअसल पूछना चाह रहा था कि ये एक बंदा है हमारा, पहले एमसी का था, वो रह रहा था यहाँ, उसका बाद में ट्रांसफर हो गया दूसरी एमसी, लेकिन वो रहायश पजीर यहीं पे ही है, उसका क्या करेंगे? उसका आप वो पैसे, आपको जिस एलजी में रह रहा है वो पैसे काट के आपको चेक देंगे। लेकिन सर वो मेरी बात हुई थी यहाँ पे वो लैंड रेवेन्यू वाले से, वो कह रहे थे कि हमारे एरियर्स बहुत ज्यादा हैं उनके, नहीं नहीं, वो हम वो कैसे डील करें? मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल है, कसूर में घर था, बंदा कसूर का जॉब कर रहा था, वहां रह रहा था, उसके पास कोई कोठी थी या घर था, कोई फ्लैट था, वो ट्रांसफर हो गया लाहौर में, लेकिन वो रहायश उसने वही रखी हुई है। अब लाहौर एमसी उसका हाउस रेंट काट के और बेसिक पे का 5% काट के आपको चेक देगी कसूर एमसी को कि उसकी उसने अकोमोडेशन को यूज किया हुआ है।
कसूर कुछ नहीं करेगा, लाहौर को रिक्वेस्ट करेगा इसकी हाउस रेंट को काटे 45, क्योंकि बड़ा शहर है, बड़े शहर में 45 है, छोटे शहर में 30 है। 45 उसका हाउस रेंट काटे, उसकी बेसिक पे का 5% काटे, जो बनता है वो चेक हमें दे, जिनका वो यूज कर रहा है घर, और वो एसेट में डालेंगे, ये उनके एसेट के पैसे हैं। बिलिंग फिर भी नहीं है, ठीक बिलिंग हो में गया। नहीं आएगा। मुतलका एलजी जहाँ पे वो मूव हुआ है, और मुतलका एलजी पैसे भेजेगी उस एलजी को जिसके वो फ्लैट को या घर को यूज कर रहा है। समझ आई या नहीं है अभी भी? ठीक हो गया सर, ओके हो गया। वो चेक आपने उन्हें कहना मुतलका एलजी को वो लेटर लिखे कि वो उसका डिडक्ट करें, उसका जो अलाउंस है हाउस रेंट वो डिडक्ट करे, और घर बड़ा है तो बेसिक पे का 5% जो बनता है वो भी डिडक्ट करे, और हमें चेक दे। तो आप वो चेक अपने जनरल अकाउंट में जमा करवाएंगे, और जब वो जमा करवाएंगे जो पैसे आएंगे वो आप एसेट में फिट करेंगे, ये मेरे एसेट के पैसे आए हैं, क्योंकि वो आपका एसेट है जो आपका घर है। जी, किसी और का कोई सवाल और, या चले आगे अगले मॉड्यूल की तरफ मूव करें हम? जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। हम आते हैं मॉड्यूल एसेट, मूवेबल एसेट, कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होने वाले एसेट। इसके ऊपर लोगों की कॉल थी, पीओ के ऊपर कोई क्वेश्चन थे, उन्हें कोई मतलब ट्रेनिंग का इशू आ रहा था। ठीक है, अगर आपने उसको यूजर मॉड्यूल को, यूजर मैनुअल जो है उसे अच्छी तरह रीड नहीं किया, इशू भी आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये पहले मैं बता दूँ। ये अगर आपको 2+2 का फार्मूला लगाना आता है ना एक्सेल में तो वो लगेगा, अगर आपको पता है लगाना नहीं आता तो आपको क्लब करके नई रिपोर्ट दिखाएगा एक्सेल भी। अगर आपको पता है कि भाई इस तरह मैं करूंगा 2+2 तो मुझे रिजल्ट 4 मिल जाएगा, अगर आपको ये तो पता है 2+2 होता तो 4 है, लेकिन आपको एक्सेल यूज नहीं कर रहा था, एक्सेल आपको वो रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा जो आपकी डिमांड है। इसी तरह सॉफ्टवेयर है, अगर आपको पता भी ये चीज ऐसी होनी है, अगर आपको ऑपरेट नहीं करनी आती तो वो आपको फंक्शनल नहीं है आपके लिए किसी का। सबसे पहले आ जाते हैं हम जी, ये हमारा मॉड्यूल ओपन हो गया। सबसे पहले मैं सेटअप की तरफ मूव करता हूँ। सेटअप में इंस्पेक्शन टीम है, ये कोई जरूरत नहीं 1980 की टीम ढूंढे, 1970 की टीमें ढूंढे। करंट एमओएफ, सीओ, एमओआर, 4 आपके मेन बंदे होते हैं, सीओ, एमओआई, एमओएफ और एमओआर, चारों को इंस्पेक्शन टीम का हिस्सा बना दें। स्टोर, जो मौजूदा लोग स्टोर में, आप उनका नाम डालें, ना कि ये देखें 10 साल पहले कौन था, वो 20 साल पहले कौन था, 30 साल पहले कौन था, कोई जरूरत नहीं। कल का ऐसे स्टोर कितने हैं और कौन कौन से लोगों का काम करें आप बोलेंगे, फिर वो जो लोग डल गए उनमें से स्टोर इंचार्ज कोई उस वक्त मौजूद काम कर रहा होगा, ताकि आप कहें ये 10 साल पहले चीज आई थी, 10 साल पहले स्टोर इंचार्ज कौन था वो भी ढूंढ के ले आऊँ। जरूरत नहीं है, जो मुतलका करंट काम कर रहे हैं उनको आप डाल दें। आगे आ जाते हैं पीओ की तरफ। सबसे पहले हमारा पीओ बनता है, पीओ में सर ये सैकड़ों चीजें स्क्रीन शेयर कर ले सर स्क्रीन शेयर कर ले। अब बताया आपने, वही मैंने तो सारी वो चीजें खत्म कर दी, आपने अब बताया। नहीं कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा तो आया बात, ये नई चीज है ये। सर रिपीट कर दीजिएगा, पहले स्क्रीन शेयर नहीं थी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये स्क्रीन शेयर नजर आ रही है आपको? जी सर। इसमें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है अदर एसेट है, सारी चीजें। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिसिंग होगी, जो मिसिंग होगी वो कैसे तलाश करेंगे वो भी आज बताऊंगा। सेटअप में क्या है, इंस्पेक्शन टीम, इंस्पेक्शन टीम में जो करंट लोग काम कर रहे हैं वही डालेंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ। स्टोर है, उसी तरह ऐड करेंगे, उसकी लिस्ट बन जाती है, ऐड में से एंट्री होती है। स्टोर इंचार्ज कौन है वो बताएंगे, स्टोर का ये इंचार्ज है, इसके साथ ये लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, वो डाटा डल गया हमारा। पीओ की तरफ आते हैं, पीओ में डालते हैं। पीओ में एक पीओ में सैकड़ों चीजें हो सकती हैं, जैसे 100 हमने कोई ट्राली मंगाई है, छोटी हैंड कार ट्राली, 50 हमने कोई और चीजें मंगवाई हैं, 10 हमने बाइक मंगवाई है, 4 हमने गाड़ियां मंगवाई हैं, तो मसला नहीं, डाले 200 डाले। हम यहाँ डाल एंट्री ही डाल देते हैं, कोई फिजिकली एंट्री होती तो ज्यादा मजा आता, हम यहाँ एंट्री कर देते कोई ना कोई, ताकि आपको पता चल जाता है ये डलता कैसे है, न्यू है या ओल्ड है। न्यू का मतलब जो अभी ऑर्डर इशू हो रहा है, अभी चीजें रिसीव होनी है। ओल्ड का मतलब हम पुराना एंटर कर रहे हैं, रजिस्टर नंबर आ गया, देखें मैं कहता कोई भी रजिस्टर नंबर था, कोई भी डेट ले लेता, मतलब ये डेट थी, उस डेट को आई थी, इसकी अमाउंट थी, ये अमाउंट थी, किस लिए मंगवाई गई, कंडक्टर कौन था। इसमें कंडक्टर भी ना डाले तो तभी चल जाएगा ये, क्योंकि ओल्ड मैंने क्लिक कर दिया, ओल्ड का मतलब 1980 का डाटा भी डालेगा इसमें,
और 1980 और 70 में कौन कौन लोग थे कोई पता नहीं। मैं कहता हूँ ये अटैचमेंट आएगी, किसके लिए मंगवाएगी, मैं कहता हूँ INS के लिए थी। मैं कहता हूँ इसके पहले व्हीकल डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ पहले इसकी ना APV आई है, आप पूरा लिखेंगे, मैं एब्रीविएशन डाल रहा हूँ। मैं कहता हूँ जनाब इसका की है जिम की यार 2 आई हैं ऐड, 2 APV ऐड होगी, ऊपर वाली सा फ्रीज हो गया। फिर मैं कहता हूँ INS ने क्या मंगवाया है, MOF INS सारे डालूंगा मैं पकड़ के, कोई भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ, ताकि आपकी कोई क्वेश्चन बाकी ना रह जाएगी ये क्यों मिस है। व्हीकल है, मैं कहता हूँ इसने बाइक ली है 4, मगर कोई 80,000 की बाइक है। आइटम इधर 4 आना है, ये बाइक है, ये CD70 कर दी होगा, कोई भी जो आपकी चीज़ है जी ऐड कर दें जी, 4 बाइक आ गई। अब मैं कहता हूँ जी INS ने कोई हैंड का ट्रालियाँ मंगवाई हैं जी, अदरक ये सारी चीज़ें पड़ गई हैं। अब सवाल है, आप कहते हैं ये हैंड का ट्राली है या नहीं है, ये ट्राली भी है कि नहीं है, ये कैसे तलाश करना है। तो उसके लिए आसान हल है, मैं एक अलग स्क्रीन खोलता हूँ। मैं कोड ऑन कर लेता हूँ, बजाय के कंट्रोल दबा के खोलूंगा ज़्यादा टाइम लेता है। इसको ऑन कर लेता हूँ, अब तक तो वैसे भी खुल जाना था। सब कैटेगरी ये आ गई है मेरे पास, मोबाइल ये आ गई LG कैटेगरी है। लिस्ट की मेरे पास ये शो हो गई। ठीक है, ये सारी आ गई हैं। अब मैं यहाँ से कोई एक सर्च करना चाहता हूँ, मैं उसको भी कर सकता हूँ, क्लिक करके तरतीब में भी लगा सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ नहीं मैंने सिर्फ अदर की देखनी है और कोई नहीं देखना, मैं अदर कर लिया, अब सिर्फ मेरे पास अदर के आ गए। ये इधर के एसेट है, हैंड कार्ड ट्राली है या कोई चीज़ है, हैंड कार्ड आपकी दूसरी कोई है, तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी, कोई एक बताया कि ये आपको लग रही कि ये चीज़ मिस है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता इसमें ना आई तो स्मॉल मशीनरी में निकल आएगी, मशीनरी में निकल आएगी, वो निकल आएगी, ये नहीं कि नहीं होगी। अगर मशीनरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हाँ मेरे को मशीनरी आ गई, मशीनरी मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहते हैं कार्ट है, हैंड कार्ट इसी कहते हैं, वो ट्राली जो होती है, आप कहते ये यही है या कोई और है, या फिर सारी ट्रक ट्रॉली है, रोड रोबोट है। इसमें जितनी भी बड़ी LG की चीज़ें ना, मैंने MCL की चीज़ें पकड़ी हैं। MCL पंजाब की सबसे बड़ी LG है और सबसे ज़्यादा मशीनरी, सबसे ज़्यादा आइटम्स इसके पास मौजूद है, छोटी से लेकर बड़ी तक। यहाँ तक कि मिरर शीशे ये वो भी इसमें बड़े होंगे, आप देखेंगे आपके पास प्लास्टिक की टोकरी है, ये है डस्टबिन है, ये भी इसमें आ रही होंगी, ये मिरर बड़ा डस्टबिन आ गई, वॉल क्लॉक हो गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप यहाँ पे कहें कि इसमें मिस हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल। वाटर कूलर है, फिर और चीज़ें हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। यहाँ से हम आते हैं आगे एंट्री की तरफ, यहाँ से मैं हैंड कार्ड डाल देता हूँ या कोड डालता हूँ, अदर एसर में जाता हूँ या अदर मशीनी में जाता हूँ, मशीनी में आ गया। मैं कहता हूँ जनाब से कार्ड कर देते हैं, ये कुछ ने हैंड कार्ड भी मंगवाए उसने। मैं कहता हूँ ये प्राइस ही 1 लाख, तो उसने 50 मंगवाएंगे। अब मैंने पैसे पूरे करने, मेरे पास इतने पैसे बकाए हैं, ये इतने के पैसे कोई पूरे करूंगा तो उसने वेरीफाई करना है मुझे। मैं आपको एक चीज़ और डाल देता हूँ,
और फर्क कर देता हूँ व्हीकल, मैं कर देता हूँ यहाँ पे फॉर्च्यूनर ले लेता हूँ, छोटा क्रोलर, गुलाम पिकअप टोयोटा फॉर्च्यूनर है, इसके बाकी लफ्ज किधर का फॉर्च्यूनर का, टोयोटा फॉर्च्यूनर ले लीजिए, इसकी प्राइस मैं कहता हूँ 6.8, बाकी जितने पैसे मैंने सारे डाल दिए ताकि मैं आगे चल सकूं। अब मेरा ये नील हो गया। अब ये मैंने 4 एडमेंट डाली हैं, लेकिन एक फॉर्च्यूनर डाली है और ये 2 डाली है, ये 4 डाली है, 50 डाली है। ठीक हो गई। अब इसका अगला जो है वो मैं लिस्ट में जाऊंगा, इससे पहले मैं यहाँ से वेरीफाई करूंगा। तो झाड़ी झाड़ी $6,000 क्या दिया था मैंने, ये दिया, चले नहीं भी दिया भी पता चल जाएगा, हमारी चीजें आ रही हैं, यही दिया था 7878, ये दिया आसिफ मुस्तफा को, ये हमारी चीजें हैं, ये अप्रूव हो गई हैं। करोड़ रुपए की एंट्री करवा दी है, 10 करोड़ की पकड़ के। अब आ गया गुड रिसीव में, ये वैसे पायलट पे करना चाहिए था, मैं चले खैर ये खुद ही फिल हो जाएगा। वो कहता है कि डिलीवरी चलाना इनवाइस है, ये डिलीवरी चलाना क्या और इनवाइस क्या है? इनवाइस का मतलब है एक ही दफा में सारी डिलीवरी आपको आ गई है, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी एक ही दफा में डिलीवर हुई है। और डिलीवरी चलाना है कि आपने कहा ये एक स्टोर में मेरे छोड़ दो, दूसरे स्टोर में छोड़ दो, थोड़ा सामान होगा तो मेरे पास मिस है, मैं आपको हफ्ते बाद दे दूंगा, उस केस में डिलीवरी चलान यूज होगा। इनवाइस का मतलब वन टाइम में पूरी की पूरी डिलीवरी देना, वो इनवाइस है। डिलीवरी चार्न या तो सेपरेट जगह पर माल को चीजों को डिलीवर करना, या फिर कैब आ जाना, उसको डिलीवरी चलान कहते हैं। मतलब इनवाइस है, एक दो छोड़ देते हैं हम करके। ये सारी टेस्टिंग हुई है, इसके ऊपर मैंने खुद टेस्ट किया। आप करेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है किसी भी चीज में। उसको आप इनवाइस करेंगे, इनवाइस लिस्ट आ गई आपके पास, चीजें आ गई, कहता कितनी कितनी मतलब सारी है। इनवाइस का मतलब उसने सारी ले ली। अगर यहाँ पे मैं डिलीवरी चलान करता तो यहाँ पे मेरे पास ये ना आता, ये देखिए आप मेरे पास क्या आता है, ये चेंज हो जाता सारा कुछ। लिस्ट यहाँ पे अमाउंट नहीं आई, अब यहाँ से अमाउंट आ रही है। मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, मेरे पास रिसीव क्या हुआ, मैं कहता हूँ इनमें से 2 में से 1, 4 में से 3, 50 में से 20, ये 1 अमाउंट आ गई ऊपर खुद ही कि इतना सामान मुझे रिसीव हुआ, बाकी अब मेरा पेंडिंग में। वो कहता है कि ये रिसीव क्वांटिटी अगली दफा बताएगा इतनी है, अब ये रिमेनिंग है, ये रिसीव्ड है, ये रिमेनिंग। अगली दफा करेंगे ये कहेगा ये रिसीव्ड है, ये रिमेनिंग है, यहाँ तो डालेंगे, फिर ये 3 कॉलम आ जाएंगे। ठीक हो गई। ये डिलीवरी चलान में करेगा। अगर मैं एडवाइस करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, पूरे के पूरे पैसे डाल देगा जैसे मैं एडवाइस करूँ, ताकि मैं इस काम को खत्म करूँ और आगे जाऊँ। ये आपको पता होना चाहिए। पता चले किसी ने आपसे पूछ लिया, आपका ये तो पता नहीं है या नहीं है, वो ऐसी चीज ना हो, है कि नहीं है, नहीं है, हर चीज है। अब किसने सर अगर कोई चीज गलत ऐड हो जाती है बीच में तो ऐड का उसे एडिट कर देना था पीछे, अब तो मैं आगे निकला है। सर वेरीफाइड भी कर लिया है उसके देन फिर आगे चले, पहले आगे तक चले जाते, फिर वापस आते हैं आगे से। अब आगे जा रहा हूँ, आगे से पीछे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि ये डिलीट भी करना है ना मैंने, इसका डाले जा रहा हूँ 7878 डिलीट भी करके आना है। अगर मैं यस कर दूंगा तो ये सारा का सारा चला जाएगा इंस्पेक्शन में, इंस्पेक्शन होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, वापस जाएगी, आगे इंस्पेक्शन से फिर आगे निकलेगी। तो मैंने नो कर दिया। या ऐसा था कि इसमें से चंद चीजें मैं एक्सपेक्शन में ले जाता, चंद चीजें ना लेके जाता, वो भी मेरे पास उस वक्त ऑप्शन जहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा था। अब मैंने नो कर दी, मैं इंस्पेक्शन नहीं करवाना चाह रहा, मैं इसे आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। सेव किया ताकि मैं अगली डाटा एंट्री करूँ, ताकि लोगों को डाटा एंट्री में इशू आ रहा है, वो 10 चीजें हैं, हो ही नहीं रही, समझ नहीं आ रही बेचारों को। इंस्पेक्शन खाली, रिटर्न खाली। मैंने इंस्पेक्शन करता को रिजेक्ट करता तो इसमें आ जाती। एसेट गिफ्ट है, जो लोगों को गिफ्ट मिले हैं, जैसे पीएमडीसी वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं एसेट एलजी को, तो वहां पे परचेज ऑर्डर नहीं बनता, वो एसेट गिफ्ट होता है। वो पीएमडीसी ने गिफ्ट किया, कोई इनवॉइस नहीं, कोई कंट्रैक्टर नहीं, कोई डिलीवरी चलान नहीं, कोई टारगेट डेट नहीं कि कितनी में सप्लाई डिलीवर करेगा, कुछ भी नहीं आता। ये एसेट गिफ्ट और चीज है, एड एसेट। हमने
रिसीव कर लिए, ठीक हो गया जी। और रिसीव कर लिए, अप्रूव भी तो करने हैं, ये आगे नहीं जाने दें, अप्रूव भी करना है, ये पड़ा होगा यहाँ। सुल्तान बिहाड़ी बिहाड़ी और 7 मैं मतलब कोई करता हूँ, ये आ गया जी, इसे व्यू किया और वेरीफाई कर दिया, मतलब यहाँ से भी निकल जाए। अब ये चला गया मुख्तलिफ चीजों में, मशीनरी में चलेगी, व्हीकल में चलेगी, ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ जब ऐड करने जाऊंगा तो व्हीकल में आ गई, मशीनरी में आ गई। ये देखिए मैं व्हीकल दिखाता हूँ, वहां पे वही ऑर्डर आ रहा है बिहाड़ी, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा सॉफ्टवेयर है, जस्ट क्लिक है। कहता है जी एपीवी ली है, बाइक ली है, फॉर्च्यूनर ली है। मैं कहता हूँ जी मैंने बाइक ली है। कहता है 4 बाइक थी, कौन सी ऐड करने जा रहे हो? मैं कहता हूँ पहले वाली ऐड करना चाह रहा हूँ। पहले वाले को बारकोड ये इशू हो गया, अब उसकी वैल्यू सारा कोई ऐड कर दूंगा, फिर क्या करूंगा 2, उसको अगला बारकोड इशू हो जाएगा, अगली चीजें 3, इसी तरह, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैं एपीवी है या फॉर्च्यूनर ऐड करने लगा हूँ, अब यहाँ पे फॉर्च्यूनर का नया कोड इशू हो गया, फॉर्च्यूनर को नया टैग इशू हो गया, ठीक हो गया जी। फॉर्च्यूनर लिखा भी आ गया, जो मैंने वहां डाला, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, बाकी चीजें फिल कर देंगे, आप तस्वीरें लगा देंगे उसकी। अब आ जाता हूँ मैंने नीचे मशीनरी में, जो मशीनरी मैंने कितनी रिसीव करनी है, लिखी मुल्तान बिहाड़ी, यहाँ मेरी 50 एंट्रियां, एक आधी नहीं है कि मैं एक एंट्री में फर्क कर दूंगा। 7878 मशीनरी के कार्ड के अंदर कितनी 100 एंट्रीज। पहले कार्ड को कौन सा बारकोड इशू हुआ, सेव कर दूंगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा चलता जाएगा, खत्म होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और सारे की सारी आखिर क्लिक करूंगा तो ये भी जब मैं सेव करूंगा तो यहाँ फिर दोबारा कुछ भी नहीं आएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है डाटा एंट्री में, एक पीओ में मल्टी 1000 एंट्री भी हो तो नो प्रॉब्लम, मल्टी 1000 भी हो तो नो प्रॉब्लम, मल्टी हेड में मल्टी 1000 एंट्री हो तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया, किसी में 4 ली, किसी में 10 ली, किसी में 20 ली, 50 ली, हर हेड की मुख्तलिफ है, कोई इश्यू नहीं है किसी चीज में। अब ये डाटा एंट्री हो जाएगा, फिर आप इशू जाके इशू करेंगे, स्टोर वाले इशू कर देंगे। वो इशू हुआ है कि वो किसी जगह पे जा रहा है, किसी बंदे की, क्योंकि इशू कभी चीज होती है, किसी डेजिग्नेशन भी होती है, डीडीओ ब्रांच और डेजिग्नेशन कौन सा बंदा लेके जा रहा है, उसकी रसीदें भी निकलती है, प्रिंट भी निकलता है, एक प्रिंट उससे दे देते हैं, एक खुद रिटर्न करता है, तब भी दोनों प्रिंट निकलता है एक पेज पे, उस वक्त भी ये हो रहा होता है। इसके अलावा जो एड रिक्वेस्ट है ना, ये है कि आपने चूना लिया, आपने चूना कोई एक बंदे के लिए 10 किलो या एक बोरी तो नहीं ना मंगवाई, आपने चूना मंगवाया कई मन 100 बोरी चूने की आ गई। अब जो इशू हो रहा था 100 बोरी इकट्ठी नहीं इशू हो जाती, आप 14 अगस्त आ गई, कोई दिन आ गया, कहते ये 20 किलो या 50 किलो ऐसा कर रही है। 4 मेरे हैं सेक्शन, उन चारों ने इस पे टास्क दिया हुआ है, 4 सुपरवाइजर हैं, एक को 50 किलो दे दो, एक को 70 किलो दे दो, एक को 20 किलो दे दो। तो जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएगी हर एक को मुख्तलिफ इशू होगा। यहाँ से रिक्वेस्ट आई, यहाँ पे चूना डाला नहीं, चूना किसी ने डाला हो तो आ जाएगा, चूना है कोई और चीज है, सीमेंट की बोरी है, वो आती तो एक ही दफा में बल्क में, लेकिन जब इशू होती है वो सारी की सारी इशू नहीं हो जाती, वो पूरे साल का स्टॉक रखा हुआ उसने, वो साल में थोड़ा थोड़ा करके उसने यूज होना है। जिस तरह ये कह लें कि चीनी है, चीनी उसने बोरियां मंगवाई है, आप इशू करनी है खाने उसके लिए, कंटीजेंसी के लिए, आप ऑफिस एंटरटेनमेंट के लिए, वो बोरी की बोरी तो इशू नहीं ना कर देगा किसी को, बोरी में से 5 किलो इशू करेगा, 10 किलो करेगा स्टोर वाला, वो कहते 10-10 किलो तमाम ऑफिस को इशू कर दिए जी। तो ये इशू करने के लिए ये मुख्तलिफ है। अगर हम ऊपर बात करें, ऊपर वाली जो है वो स्टॉक है, वो एक गाड़ी है, वो आधी आधी इशू नहीं होनी है, वो पूरी पूरी इशू होनी है। गाड़ी पोर्शन में इशू नहीं हो सकती, फर्नीचर पोर्शन में इशू नहीं हो सकता। वो ये है कि आप इशू करते हो तो ये बता दें कि कितनी चेयर इशू करनी है, जिसने मंगवाई उसने पूरी ही लेनी है, जिसने पीओ बनवाया ना अपना, मुझे ये चाहिए, दूसरे ने अपना, तीसरे ने, हर ब्रांच का अपना अपना, हर डीडी को अपना अपना बना, तो उसने वो चीजें लेनी है। जो बल्क की सूरत में चीजें आती हैं वो थोड़ी थोड़ी इशू होनी होती है, किसी को कितनी कर दी, किसी को कितनी कर दी, तो वो हम इशू में से यहाँ से इशू कर रहे होते हैं, स्टोर से पहले रिक्वेस्ट डालते हैं, फिर उसे इशू कर देते हैं। ऑक्शन है, अगर कुछ चीज सेल करनी है वो ऑक्शन है, ये ऑक्शन मॉड्यूल में चली जाती है, वहां से ऑक्शन हो जाती है। ऐसे ट्रांसफर है कि आपने गाड़ियां थी, जब आपकी एलजीज बढ़ जाती हैं, कुछ गाड़ियां दूसरी एलजीज में ट्रांसफर कर दी, या कुछ ऐसे दूसरे ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से हो रहा होता है। यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एलजी टू एलडी, एलजी की पूरी लिस्ट आ रही है। अगर एलजी टू अदर डिपार्टमेंट, आपको FF2 1122 ने ले ली है या किसी और ने ले ली है,
मतलब माल ने ले लिए, तो यहाँ सारे ऑफिस आ रहे हैं, किसने आपसे वो चीज ली है? आप कहते हैं कि हमारे पास फाइबर गेट थी लेकिन 1122 ने ले ली, तो यहाँ पे हम फाइबर गेट क्लिक करेंगे और 1122 को ऑफिस को इशू कर देंगे, फाइबर गेट ऑफिस को। यहाँ पे तमाम ऑफिस आ रहे हैं, ठीक हो गई। कोई भी आइटम है, कोई ऑफिस है, ऑफिस वगैरह भी जो वो भी इस तरह जा रहे होंगे। इसके ऊपर किसी का क्वेश्चन है तो बताएंगे, अगर रिकॉर्ड में आ जाए क्वेश्चन है तो आपका। जी अब हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं कि मैं चाहूँगा कि जो आज का सेशन था वो कैसा रहा, वो आपकी ज़बानी पता चले कि कुछ समझ भी आई या हमने टाइम वेस्ट किया अपना भी और आप लोगों का भी। तो उसमें से जी आप में से कोई भी बंदा जो उसकी क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहता है कि आज का सेशन कैसा रहा हमारा। जी सर, आज OST के हवाले से और मूवेबल एसेट के हवाले से आपने डिस्कस किया है, काफ़ी नॉलेजेबल रहा है, काफ़ी चीज़ें नई थी जो हमें सीखने को मिल गई हैं। इसी तरह ट्रेनिंग सेशन होते रहे, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, फील्ड को संभाल लेंगे। बहुत अच्छा रहा सर। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम कल का वो टाइम सेशन देखेंगे, तो कल को नेक्स्ट हमारे जो मॉड्यूल बाकी हैं उसे हम टच करेंगे, जो आपकी क्यूरीज है उसे भी हम देखेंगे, उन्हें भी रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी सर, अल्लाह हाफिज़ सर।